मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक को किसने शहीद किया? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का इंतकाल हो गया। अगस्त हमें सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से ही याद रहता है कि उस रोज़ फौजी आमिर का तैयारा बहावलपुर के करीब तबाह हो गया। 18 सितंबर 1977 को एक डिक्टेटर जिसने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा था, उसने कहा कि ये आइन वाइन कुछ नहीं, ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। मेरी मर्जी में उसे फाड़ के फेंक दूं और कल को एक नया सिस्टम ले आऊं। मुझे कौन रोक सकता है? पाकिस्तान में वही होगा जो मैं कहूँगा। भुट्टो समेत तमाम सियासतदानों को दुम हिलाते हुए मेरी बात माननी होगी। मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक को किसने शहीद किया? ये एक जालम और घाक फौजी डिक्टेटर को किसने कैफरे करदार तक पहुंचाया? जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दहाइयाँ होने को हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब ताहाल नहीं मिल सका। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ना कोई उस सवाल को संजीदगी से पूछता है, ना किसी ने इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की है। शहीद की अपनी औलाद ने भी नहीं, उस फौज ने भी नहीं जिसके निस्फ दर्जन सीनियर जर्नैल इसी हादसे में हलाक हुए। ना अमेरिका ने जिसका पाकिस्तान में सफ़ीर मारा गया, और ना ही उस कौम ने जिसके महबूब सदर का तैयारा फिजा में ही फट गया था। अगस्त हमें सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से ही याद रहता है कि उस रोज़ फौजी आमिर का तैयारा बहावलपुर के करीब तबाह हो गया था, और उस हादसे के नतीजे में उस 11 साला अहदे सितम का खात्मा हुआ था, जिसे पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दौर के तौर पर याद रखा जाता है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। बहुत कम लोगों को याद है कि 17 अगस्त सिर्फ जनरल ज़िया की आमरीयत के खात्मे का दिन नहीं है, ये एक और फौजी आमिर के इक़्तिदार का भी आखिरी रोज़ है, और उस आमिर का नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार पर काबिज़ होने वाले परवेज़ मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। 1924 में दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर के क्लर्क अकबर अली के घर पैदा हुए ज़िया की स्कूलिंग शिमला में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मशहूर एसटी स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ज़िया का फौजी करियर दूसरी जंग अजीम 1945 से शुरू हुआ। 1947 में ज़िया हिंदुस्तान से ट्रेन के जरिए पाकिस्तान आ गए। 1973 में ज़िया को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। जनरल ज़िया का एक बार कोर्ट मार्शल भी होने लगा था, क्योंकि उन्होंने GHQ के हुक्म के खिलाफ वर्जी की थी और फ़लस्तीन के खिलाफ एक गैर मुल्की ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था, जबकि उन्हें रोका भी किया था। इस हुक्म के खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना था, लेकिन जनरल याहिया ने जनरल गुल के कहने पर कोई एक्शन नहीं लिया था। 1976 में जनरल टीका खान की रिटायरमेंट के बाद भुट्टो ने जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बना दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म को जो आर्मी चीफ के लिए लिस्ट दी गई थी, उसमें जनरल ज़िया का तो नाम तक नहीं था। इसकी वजह यह है कि 1975 को कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक रात को एक जगह भुट्टो की हिफाजत के लिए मामूर थे। रात के वक्त जब भुट्टो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ज़ियाउल हक वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए, और उस वक्त ज़ियाउल हक ने भुट्टो से कहा कि सर, मैं ज़ाती तौर पर आपकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और लोग कहते हैं कि भुट्टो इसी बात से इम्प्रेस हुआ और उसने उसी रात अपने जहन में उसको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया था। 1977 के इंतखाबात में भुट्टो धांधली के बहुत से इल्ज़ामात के साथ बरसर इक़्तिदार आया। धांधली की वजह से बहुत से एहतजाज और हंगामे जारी थे। 3 शहरों में मार्शल लॉ भी लगा दिया था। 5 जुलाई के दिन ज़िया ने भुट्टो की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और ऑपरेशन फेयर प्ले लॉन्च कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं।
अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। आगे जाकर जिस वक्त जनरल ज़िया ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ का नफाज किया, उस वक्त अमेरिका और सऊदीया के सफीर उनके सामने मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जैसी बैरूनी कुव्वतों का हाथ उसके सर पर था। लेकिन इतनी ताकतों के सहारे के बावजूद भी जनरल ज़िया भुट्टो की शोहरत और ताकत से खौफजदा था, और उसे मालूम था कि भुट्टो पर कोई ऐसा केस नहीं है जिसके जरिए उसको रास्ते से हटाया जा सके, और फिर भुट्टो को जेल से रिहा कर दिया गया। ज़िया अब चाहता था कि भुट्टो को किसी ऐसे केस में फंसाया जाए जिससे वो बाहर न निकल सके, और फिर उस वक्त के मशहूर वकील A.K. बरोई ने जनरल ज़िया को मशवरा दिया कि एक ही केस है जिसमें भुट्टो को फांसी दी जा सकती है, और वो केस है नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी का केस। और फिर 16 सितंबर की रात भुट्टो लाड़काना के अलमुर्तज़ा हाउस में सो रहे थे, और पाक फौज के कमांडर भुट्टो को घसीटते हुए उनके बेडरूम से ले गए। 20 सितंबर को बेगम नुसरत ने उस गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मत करते हुए पटिशन फाइल की। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत शुरू हुई, और समाअत के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के याकूब अली खान को हटाकर जस्टिस अनवारुल हक को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है। 11 महीने केस चलने के बाद 2 फरवरी 1979 को लाहौर हाई कोर्ट भुट्टो को मौत की सजा सुना देता है। भुट्टो की हिमायत में 30 गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से रहम की अपीलें की गई, लेकिन 1 अप्रैल 1979 को ज़ियाउल हक ने पिटीशन इज रिजेक्टेड के अल्फाज लिखते हुए सारे रहम की अपीलें मुस्तरद कर दी, और फिर 4 अप्रैल की सुबह 1 बजे भुट्टो को स्ट्रेचर पर डालकर फांसी घाट तक ले जाया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। यूं भुट्टो को तो रास्ते से हटा दिया गया एक छोटे से केस की वजह से, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद भुट्टो जिंदा हो गया। बहुत से दंगे फसाद हुए, लेकिन वो क्या है कि बेरहम ताकत के सामने अवाम हमेशा से झुकी जाती है। अब जनरल ज़िया किसी भी तरह से लोगों की हिमायत चाहता था, और वो खुद को एक अवामी नुमाइंदा साबित करना चाहता था। उसने उसके लिए बहुत सारे इक़दामात भी किए और किसी हद तक कारआमद भी साबित हुए, लेकिन इसके जुल्म को भुलाया नहीं जा सकता था। ताकत के नशे में चूर ज़िया हर किसी को रौंदता चला जा रहा था। उसी साल और भी बहुत से अहम वाक़यात पेश आए। जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत पर सोवियत रूस का भी गहरा असर रहा है। 27 दिसंबर 1979 को रूसी कमांडोज ने अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को उनके महल में कत्ल कर दिया, अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर दी, और इसी ऑपरेशन की वजह से अफगान जंग की बुनियाद रखी। जनरल ज़िया, अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत रूस को अफगानिस्तान में निस्तो नाबूद करने के लिए एक हो गए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियां आयद थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से असलहा और टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पा रहा था। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने सोवियत रूस से जंग के बदले पाकिस्तान को $40 करोड़ की पेशकश की। जनरल ज़िया ने उस वक्त अमेरिका को आंखें दिखाईं और कहा कि ये मूंगफली के दाने अपने पास रखें, और ये एक गहरा तंज था क्योंकि अमेरिकी सदर के मूंगफली के फार्म्स थे। रोनाल्ड रेगन 20 जनवरी 1981 को अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। ये सदर एक अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे थे और उन्हें सौदा करना खूब आता था। उसने अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान की तरफ अपने खजाने के मुंह खोल दिए और पाकिस्तान से पाबंदियां हटा दी। इनको असला और टेक्नोलॉजी खरीदने की इजाज़त दे दी और खुद भी F-16 खरीदने की इजाज़त दी, और साथ ही पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम को भी नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगान जंग के दौरान एटमी प्रोग्राम को खुफिया तरीके से मुकम्मल किया। अमेरिकी कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तानी जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन ज़ियाउल हक कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन जैसे दोस्तों की मदद से पाबंदियों को रोकने में कामयाब रहे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने डकैती, जिना, शराब, तोहमत जिना और ताज़ियाने की सज़ाओं से मुतल्लिक हदूद आर्डीनेंस और ज़कात आर्डीनेंस नाफिज किया। उन्होंने इस्लामी कवानीन की तशरीह के लिए वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतें भी कायम कर दी। यहाँ तक कि सिनेमा, टीवी और VCR पर भारतीय फिल्मों तक को बैन कर दिया गया था, और अगर कोई देखता तो पुलिस उनको पकड़कर जेल में डाल देती थी। आज से तकरीबन 1 महीना कबल जनरल ज़िया की बेटी ज़ैन ज़िया ने भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और मारूफ अदाकारा की शादी के मौके पर एक बयान दिया है। ज़ैन ज़िया स्पेशल चाइल्ड है और वो हर बाप की तरह जनरल ज़िया को भी बहुत प्यारी थी।
اس انٹرویو میں زین ضیاء بتاتی ہیں کہ وہ 1980 کی دہائی میں VCR پر بھارتی فلمیں دیکھتی تھی اور انہیں شترو انکل کی فلمیں بہت پسند تھی۔ ایک دن وہ اسلام آباد کسی ہوٹل میں دوست کے ساتھ گئی تو اچانک وہاں شترو نظر آ گئے جو شاید پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملی، اپنا تعارف کروایا، انہیں گھر آنے کی دعوت دی۔ 2 دن شترو جنرل ضیاء کے ہاں مہمان رہے اور پھر ایک مستقل تعلق پیدا ہو گیا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ جنرل ضیاء کے اپنے گھر ان کے بچے VCR پر بھارتی فلمیں دیکھتے تھے۔ ذرا اندازہ کریں، جس جنرل کے اپنے گھر VCR تھا اور اسی VCR پر اگر جنرل ضیاء کے اپنے بچے فلمیں دیکھتے تھے تو وہ تفریح تھی، لیکن اگر عام عوام یا ان کے بچے فلمیں دیکھتے تھے تو وہ جرم تھا۔ ہر علاقے کی پولیس ہر ویکینڈ پر ہر محلے، گاؤں، چوک، کچہری، اڈے پر بو سونگتی پھرتی تھی، کہیں کوئی بھارتی فلم تو نہیں چل رہی۔ 1988 میں الخالد ٹینک کا پروٹوٹائپ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا، جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا M1 ابراہم ٹینک بھی پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ سینئر افسران اور خود جنرل ضیاء کو یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق ہو۔ M1 ابراہم ٹینک کی لابی بڑی مضبوط تھی اور صحیح بھی تھا کہ اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ایک بہترین ٹینک تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی دورانیے میں انڈیا نے بھی ٹینک بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور جب ان ناکامیوں کا بغور جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹینک اور اس میں نصب تمام سسٹمز کو خود بنانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ الخالد ٹینک سے قبل پاکستان ٹینک کے بیرونی ڈھانچے اور ٹریک وغیرہ T-59 ٹینک کے پروگرام کے تحت بنا رہا تھا۔ باقی نظام پاکستان نے جرمنی اور یورپ سے لیے۔ یہ تمام ٹیکنالوجی بازاروں میں بکتی تھی، لیکن اصل کمال پاکستانی اور چینی ماہرین کا تھا، جنہوں نے جوڑ توڑ کر کے ایک بہترین ٹینک تیار کیا اور اس میں وہ تمام عوامل شامل کر دیے جو ہماری ضرورت تھی۔ ہماری حکمت عملی کامیاب ہوئی، الخالد ٹینک کے 3 نمونے تیار ہوئے اور حتمی ٹیسٹ کے لیے الخالد اور M1 ٹینک ملتان پہنچ گئے۔ All station Charlie 60. Allahu Akbar. Now out. الخالد اور M1 ٹینک کی آزمائش باولپور کے قریب واقع ٹامے والی فائرنگ رینج میں رکھی گئی۔ اسلم بیگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ باولپور جانے کے لیے GHQ نے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کی۔ ایک جنرل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان کا۔ دوسرے گروپ نے 3 دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا، جبکہ پہلا ٹرائل 17 اگست کو تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبد الرحمان مجھے گالف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کرتے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ مزید لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق تقریباً صبح 11 بجے قافلے کے ساتھ اپنے مخصوص جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ضیاء الحق کے بہاولپور پہنچنے سے پہلے اسلم بیگ ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ چکے تھے۔ جب ضیاء الحق آئے تو ان کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر اور ان کی ملٹری سیکرٹری اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ ہوئے، 2 ہیلی کاپٹروں میں ان مہمانان خصوصی کو ٹامے والی رینج کی طرف روانہ کیا گیا۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود درانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا، امریکی ابراہم M1 ٹینک صرف چند ایک آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیجے پر سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے اور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام بھی تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کے کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء نے ملاقاتیں کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ جنرل اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ رہے ہیں؟ آئیے، مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا، اللہ حافظ۔
ان کا جہاز ٹیک آف ہوا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ ان کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ سب دعائیں پڑھنے لگے۔ پائلٹ نے بتایا سامنے دھواں نظر آ رہا ہے اور دوسرے لمحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگاتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ C-130 کریش ہو گیا ہے۔ اس کریش کے لیے امریکن تحقیقاتی ادارے نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا، مگر امریکی تحقیقاتی رپورٹ اور پاکستانی تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج مکمل طور پر مختلف تھے۔ امریکن رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ C-130 تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش ہوا۔ مزید 20 سے 30 C-130 طیاروں کے کریش ہونے کی مثالیں بھی بتائی گئی، مگر پاکستانی اداروں کی رپورٹس نے یہ بتایا کہ آموں پر کیمیکلز کی وجہ سے طیارہ کریش ہوا تھا۔ اس کے بعد تھیوریز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آخر یہ پلان کریش کروایا کس نے تھا۔ کئی لوگ یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس پلان کریش کے پیچھے روس تھا، کیونکہ جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل ضیاء الحق افغانستان میں روس کے داخلے کے سخت مخالف تھے اور افغانستان کو سپورٹ بھی کرتے رہے تھے، جبکہ سابق DG ISI حمید گل نے ایک امریکن اخبار دی ٹائمز کو بتایا کہ ضیاء الحق کے طیارے کے کریش ہونے کے پیچھے ایک بڑی طاقت تھی۔ لیکن ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز اللہ ان دونوں باتوں کے برعکس بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار نیشنل ٹی وی اور ایک امریکی جرنلسٹ کو بتایا کہ ان کو 101% یقین ہے کہ ان کے والد ضیاء الحق کا طیارہ مرتضی بھٹو جو الذوالفقار تنظیم کے سربراہ تھے انہوں نے کریش کروایا تھا۔ لیکن کئی انٹرنیشنل صحافی اس پلان کریش کا الزام اسرائیلی ایجنسی موساد پر بھی لگاتے رہے ہیں۔ پلان کریش کس نے کروایا تھا یہ گتھی آج 36 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں سلجھ سکی۔ جنرل ضیاء کا طیارہ کس نے کریش کروایا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔